गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकर के आगे हैं आज की करंट अफेयर्स। 2 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के इतिहास में पहली बार किस प्राइवेट कंपनी ने एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च किया है? दोस्तों, हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले होते हैं। तो भारत के इतिहास में ये चीज़ पहली बार हुई है, तो 101% जो है क्वेश्चन आपका कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा। कोई भी एक प्राइवेट कंपनी जिसने अपना एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च किया है। तो आपको पता है इससे पहले जो भी ये काम करता था वो इसरो करता था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत की एकमात्र जो स्पेस एजेंसी है हमारी, जैसे अमेरिका की नासा है, इंडिया की इसरो है। तो इसरो ये काम करता था, लेकिन जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, जब से नई गवर्नमेंट आई है, तब से नए नए स्टार्टअप्स जो है इंडिया के अंदर आए हैं। और इसी के अंदर एक कंपनी आई थी, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है, शुरुआती नई नवेली कंपनी है। इन्होंने क्या किया है, सक्सेसफुली डिज़ाइन भी किया है, डेवलप भी किया है, उसके बाद टेस्टिंग भी अपने दम पर खुद की है। फुल सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च किया है कलाम 5 नाम से। कलाम की ये सीरीज चलाएंगे, कलाम 5 से लेकर कलाम 1 तक। तो 2021 के अंदर ये कलाम 1 तक ये पहुंच जाएंगे, दिसंबर 2021 तक। और दिसंबर 2021 में ही ये विक्रम 1 नाम से एक रॉकेट लॉन्च करेंगे। उसी का आधार के लिए ये जो है कलाम की सीरीज इन्होंने चलाई है, पहले टेस्टिंग करते जाएंगे और इसके बाद में विक्रम 1 नाम से फाइनली एक बड़ा रॉकेट जो है वो लॉन्च करने जाएंगे। तो स्काई रूट एरोस्पेस नाम से ये कंपनी है और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं पवन कुमार चंदाना जी और नाग भरत ढाका जी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर एक तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि 5 टाइम्स क्या है, लाइटर है, हल्का है स्टील से। तो काफ़ी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा रॉकेट की। आने वाले टाइम में इसरो को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। तो बात करते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने ऐसा किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसरो के चेयरमैन कौन हैं जिनके सेवा काल को 1 साल के लिए विस्तारित किया गया? तो आपको पता होगा इसरो के चेयरमैन जो हमारे काफ़ी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के अंदर हमने मंगलयान जो है वो भेजा था और काफ़ी किफ़ायती, दुनिया का सबसे किफ़ायती मंगलयान जो है हमने भेजा था। और उन्हीं का क्या किया गया है, सेवा काल का विस्तार किया गया है। नाम आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। नाम उनका है दोस्तों के सिवान जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फिलहाल वो चेयरमैन हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जो बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटका राज्य के अंदर। करंट चेयरमैन इनका 14 जनवरी 2022 तक जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 14 जनवरी 2021 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अब 22 तक जो है इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया 1 साल तक के लिए। तो ये चीज़ इससे जुड़ी थी। हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम होंगे इसके अंदर ये ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते रहते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। आईईटी द्वारा इमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड जो वो दिया गया है, और ये किसको दिया गया है ये आपसे पूछा है, और ये होता क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये अवार्ड किसको मिला है। ये अवार्ड मिला है हमारे दोस्तों विनोद कुमार यादव जी को। विनोद कुमार यादव जी कौन है? ये इंडियन रेलवे बोर्ड के जो हैं अध्यक्ष हैं, इंडियन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और इन्हीं को क्या मिला है, ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड किसने दिया है ये उस पर चर्चा कर लेते हैं। श्री VK यादव जी, जिसका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव जी, जो कि हमारे रेलवे बोर्ड के हैं अध्यक्ष कह लो, CEO कह लो, चेयरमैन भी हैं फिलहाल करंट के। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। विनोद कुमार यादव जी कौन है? इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो वर्तमान इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव जी हैं।
इन्हीं को क्या मिला है, इमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET द्वारा ये इसको दिया गया है। IET जिनका पहले जो नाम होता था, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग IEE, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक है, जिसके 1,68,000 से भी ज़्यादा मेंबर हैं 150 कंट्रीज़ के अंदर। 1871 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड किंगडम स्टीवेंस के अंदर इसका हेड ऑफिस है। तो काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है इंडियन पर्सनैलिटी विनोद कुमार यादव जी को, इंडियन रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान चेयरमैन हैं। तो दोस्तों इसमें इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार यादव जी। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड दिए गए हैं, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए गए हैं। उस पर आपको पता है जब से नई गवर्नमेंट आई है तो पूरी तरह से सिस्टम जो है हमारे इंडिया का, उसको डिजिटल बनाने की मुहिम चलती रही है। और हाल ही में इसको लेकर के ही, इसको प्रोत्साहन के लिए ही जो है ये अवार्ड शुरू किया गया था। और हाल ही में इसका संस्करण जो है रामनाथ कोविंद द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया वर्चुअली, क्योंकि महामारी चल रही है, फिजिकली कुछ भी नहीं हो रहा, तो वर्चुअली अवार्ड जो हैं ये दिए गए हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, इसका कौन सा संस्करण, 6वां संस्करण लॉन्च किया है। डिटेल में आगे बात करेंगे क्योंकि आगे भी क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आएंगे। 6वां संस्करण हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि वर्तमान हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया 30 दिसंबर को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पे इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया अवार्ड, इस पर क्वेश्चन आपका 101% आएगा। जितने क्वेश्चन बनेंगे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने इसमें 2-3 डाले हैं, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, सब पे हम चर्चा कर लेते हैं, आपको बता दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी में सिल्वर आइकन अवार्ड किस राज्य ने जीता? तो इसमें काफ़ी, इस अवार्ड्स के अंदर दोस्तों, डिजिटल इंडिया अवार्ड के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं। 7 कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत ये दिया जाता है डिजिटल इंडिया अवार्ड। लेकिन अभी कोरोना महामारी के दौरान इसमें 2 कैटेगरीज और जोड़ दी गई हैं। 2 कैटेगरीज कौन सी जोड़ दी गई हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2 कैटेगरीज क्या की गई हैं, ऐड की गई हैं। उनमें से एक कैटेगरी है इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी, यानी महामारी के दौरान इनोवेशन किसने किया है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो कोई भी इंडियन डिपार्टमेंट या इंडियन मिनिस्ट्री को दिया जाता है जो इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा काम करती है, यानी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देती। तो 2 कैटेगरी जो हैं इंडिया के अंदर ऐड की गई हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड के अंतर्गत, और उसमें से एक कैटेगरी का ये क्वेश्चन है इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी। इसके अंदर सिल्वर आइकन अवार्ड जो है वो किस राज्य ने जीता है? तो राज्य है दोस्तों बिहार। अब बिहार को किस लिए मिला है? आपदा संपूर्ति पोर्टल, आपदा संपूर्ति पोर्टल, ये नाम से इनका पोर्टल है। पोर्टल यानी वेबसाइट है एक। ये वेबसाइट ने क्या किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, यानी कोरोना महामारी के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है इंडिया का, उसको पूरी तरह से डिजिटल किया। और वहाँ पे महामारी के दौरान खाद्य आपूर्ति जो है काफ़ी हद तक जो है इन्होंने डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुँचाई और लोगों का फीडबैक लिया। आपदा संपूर्ति पोर्टल, इस पोर्टल के कारण ही बिहार को क्या मिला है, इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी में सिल्वर आइकन अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों इतना ही। अब इसकी अदर जो कैटेगरीज हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हो रहेगा इससे जुड़ा हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपदा संपूर्ति पोर्टल के कारण बिहार को यह अवार्ड मिला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री अथवा विभाग कैटेगरी के अंदर कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री या विभाग इंडिया का जिसने एक्सीलेंस किया है, ऐसी कैटेगरी एक बनाई गई है, उसमें गोल्डन आइकन अवार्ड दिया गया है। तो ऐसा कौन सा विभाग है भारत सरकार का, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वो विभाग है दोस्तों भारतीय डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन डिपार्टमेंट पोस्ट। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से भारतीय डाक के अंदर अभूतपूर्व जो है आमूलचूल पूरा परिवर्तन आ चुका है। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने डिजिटल कर दी हैं और अब तो इनके पेमेंट्स बैंक भी बन गए हैं और जगह जगह ATMs भी बन गए हैं, क्रेडिट कार्ड तक ये पहुंच गए हैं। तो डिजिटलीकरण काफ़ी बड़ा है और इसी के संदर्भ में ही हमारे भारतीय डाक विभाग को ये अवार्ड दिया गया है। एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री अथवा विभाग कैटेगरी में गोल्डन आइकन अवार्ड जो है वो मिला है।
तो ये बात कर लेते हैं, इस पर होगी बात दोस्तों। अब इसमें मैंने ये 2 ही क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन भारतीय डाक विभाग ये क्वेश्चन था इसका, भारतीय डाक विभाग इसका आंसर था। इसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा जो 2 कैटेगरीज की हमने बात कर ली, तीसरी कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर द ई कोड प्रोजेक्ट। ई कोड प्रोजेक्ट के लिए किसको दिया गया है? प्लेटिनम अवार्ड दिया गया दोस्तों, प्लेटिनम अवार्ड इन द कैटेगरी एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये ई कोर्ट्स लगाने के लिए, यानी ई न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, वो लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पुरस्कार मिला गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है। ई कोर्ट्स का जो प्रोजेक्ट चालू किया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया था कोरोना महामारी के दौरान। फिजिकली जो है अपराधियों को सज़ा या उनका जो ट्रायल जो लेते थे अपने, उनका मुकदमा जो था वो डिजिटल माध्यम से जो है वो उन्होंने सुना और उसको हल भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहल पे उनको ये अवार्ड मिला। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट को भी मिला, ये हरियाणा को पुरस्कार मिला प्लेटिनम आइकन का, कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट अंडर यूनियन टेरिटरी। तो हरियाणा को भी अवार्ड मिला है। और इसके अलावा फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, उनको भी ये अवार्ड मिला। तो इन लोगों को जो है अवार्ड मिला था, 5 लोगों को, 2 हमने क्वेश्चन डाल दिए हैं, 3 को हमने बता दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को मिला है, हरियाणा को मिला है, और फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है उनको मिला। तो ये बात हो गई दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 की। एक क्वेश्चन आपका पक्का, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो इंडिया का, सब में ये क्वेश्चन आपका पक्का मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, यह भी अवार्ड से जुड़ा हुआ है। ये अवार्ड आपको पता है कि ये अवार्ड है आपका म्यूजिक के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा अवार्ड गिना जाता है। तानसेन संगीत समारोह हुआ था 5 दिन का, और इसका एडिशन अभी जो लॉन्च किया है दोस्तों, 96th एडिशन जो है इसका अभी लॉन्च हुआ है। 56वीं बार यानी 96वां एडिशन जो है इसका एनुअल म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। किसकी याद में? जो ग्रेट म्यूजिशियन थे हमारे तानसेन, भारतीय राजा महाराजाओं के टाइम, उसकी याद के अंदर ही ये हर साल समारोह किया जाता है। और इसका 96वां संस्करण जो है मनाया गया है इस बार। और इसके अंदर तानसेन म्यूजिकल अवार्ड भी दिया जाता है, तानसेन अवार्ड 2020। हर एग्ज़ाम के अंदर ऑलमोस्ट ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये अवार्ड किसको मिला है, क्वेश्चन आपका ये है। तो पंडित सतीश व्यास जी को ही मिला है पुरस्कार, तानसेन अवार्ड। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों इतनी ही चर्चा थी। तानसेन अवार्ड किसको मिला है? 96वां एडिशन जो है इसका लॉन्च किया गया तानसेन जी की याद के अंदर। 5 दिन का ये समारोह चला, उसके अंदर तानसेन अवार्ड दिया गया पंडित सतीश व्यास जी को। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? सागरीय क्षेत्र से संबंधित सार जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो सार क्या है? तो सार पर चर्चा करेंगे। सार एक्चुअल में है क्या? सार का पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सर्च एंड रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू इसका पूरा नाम है। ये एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में क्या हुआ था कि सर्च एंड रेस्क्यू नाम से एक जो है सम्मेलन हुआ था 1979 के अंदर, जिसको दोबारा इसका नवीनीकरण किया गया 2001 के अंदर। ये करता क्या है कि जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उनके बीच में खोज को लेकर के और रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्यों को लेकर के जो है सबकी जो भूमिका तय करता है। और इसी के अंतर्गत हाल ही में ये क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि 7 एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने क्या किया है? MOU साइन किया, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, यानी समझौता एक तरह का बोलते हैं, एग्रीमेंट एक तरह का बोलते हैं। 7 एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है वो क्या किया है? समझौता किया है इंडिया ने। वो 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं? जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम। ये 7 जो हैं कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़, इनके साथ इन्होंने MOU साइन किया है सार के अंतर्गत। सार सम्मेलन यानी सार जो एक इन्होंने कानून बना रखा है एक तरह का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वाला, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है? MOU साइन किया है। तो किसने साइन करवाया है? ICG, आपको पता है इंडियन कोस्टल गार्ड के अंतर्गत ICG ने इसका क्या किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने MOU साइन किया है, जिसके डायरेक्टर जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन जी हैं।
आईसीजी पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चनों के अंदर आ चुका है। इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक, इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। तो ये आपको याद रखना है। इसका मोटो भी आपसे पूछा जा सकता है, रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, काफ़ी बार ये मोटो पूछा जाता है कि भारतीय तट रक्षक का मोटो क्या है। मोटो मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो व्याम रक्षमा, व्याम रक्षमा, तो ये आपको याद रखना है, जिसका मीनिंग होता है वी प्रोटेक्ट। तो वी प्रोटेक्ट नाम से इसका उद्देश्य है भारतीय तट रक्षक का। तो ये आपको याद रखना है। 101% एग्जाम्स के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है, आने वाले टाइम के अंदर भी पूछा जाएगा। भारतीय तट रक्षक विभाग हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। तो सर्च एंड रेस्क्यू, इससे जुड़ी चर्चा हमने कर ली है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को हम चर्चा में लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कितने एशियाई साइट्स को, टी साइट्स को GIAHS में शामिल किया है। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। GIAHS क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है GIAHS। तो ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ये सिस्टम है किसका, संयुक्त राष्ट्र का। और उसके अंतर्गत कुछ एशियन साइट्स को, टी कल्टीवेशन साइट्स को, जहाँ पर खेती होती है टी की, उसको चिन्हित किया गया है कि ये ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंतर्गत उनको दर्ज किया गया है। तो ऐसी 4 साइट्स हैं दोस्तों। और आपको भी पता होगा इंडिया के अंदर भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर टी प्रोड्यूस होती है, यानी चाय का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर चाइना होता है, लेकिन फिर भी इस लिस्ट के अंदर जो है इंडिया को स्थान नहीं मिला है। उसका मेन कारण ये है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि ब्रिटिश जब आए थे उसके बाद से ही क्या है, इंडिया के अंदर चाय का उत्पादन जो है वो होने लगा, उससे पहले नहीं होता था। लेकिन एंशियंट नहीं है, यानी प्राचीन काल से नहीं है इस तरीके से, क्योंकि हेरिटेज सिस्टम के अंदर उसी को रजिस्टर किया जाता है जो प्राचीन काल से वहीं से जो है वो स्टार्ट होता हो। और इसके अंतर्गत 2 चाइना की साइट्स को शामिल किया गया, एक जापान की और एक साउथ कोरिया। तो 4 जगहों को इसमें क्या मिला है, स्थान मिला है। तो GIAHS संयुक्त राष्ट्र का है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। 4 चाय के उत्पादक क्षेत्रों को ग्लोबल हेरिटेज सिस्टम के अंदर इन्होंने चिन्हित किया है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।